क्या बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के सियासतदान सजाएं दिलवाने में या उनको रिलीफ दिलवाने में अपना किरदार अदा करती हैं? कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने पाकिस्तान को ये ऑफ़र की ज़िया-उल-हक़ कि पाकिस्तान पे जितने कर्जे हैं, लीबिया पाकिस्तान के वो कर्जे विद सूद अदा करने को तैयार है। भुट्टो साहब को आप छोड़ दें, हम गारंटी करते हैं कि ये वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे। मस्जिद हराम में, खाना काबा में ज़िया-उल-हक़ ने यासिर अरफ़ात से वादा किया कि भुट्टो साहब को वो फांसी नहीं देंगे, लेकिन ज़िया-उल-हक़ ने बाद में उनको फांसी दे दी। ज़िया-उल-हक़ साहब ने बैरूनी दबाव मुस्तरद कर दिया इस मामले में? नहीं, ज़िया-उल-हक़ पे जो उससे बड़ा दबाव था अमरीकियों को, भुट्टो उनको खटक रहे थे। बाद लोग कहते हैं कि मुशर्रफ चाहते थे कि नवाज शरीफ को सज़ा मौत हो जाए। जिस वक्त नवाज शरीफ को सज़ा हो गई, बिल क्लिंटन जो थे पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इरशाद हसन के साथ मुलाकात की, ने कहा जनरल मुशर्रफ को मेरा ये पैगाम दे दीजिएगा, नवाज शरीफ के साथ वो सलूक नहीं होना चाहिए जो भुट्टो के साथ हुआ। किंग फहद थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को फिजिकली बॉडी टच नहीं करे कोई। नवाज शरीफ को कराची ला रहे थे, उनको हैंडकफ लगा दिए जहाज के अंदर। वो खबर भी उन तक पहुंच गई। जनरल मुशर्रफ ही बता रहे हैं ये सारी बात। खत दिया, ये किंग फहद की तरफ से था, मेरी ख्वाहिश है कि फलाने दिन रोज़ा नवाज शरीफ फलाने दिन मेरे साथ हरम शरीफ में खोलें। उसके बाद मैंने सारे खास जनरल्स उनको बुलाया, उनको कहा भाई बताओ कहाँ हैं ये लोग, भेजना है वापस। मौलाना मौदूदी साहब को मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाए मौत दे दी। मदाखलत हुई, सऊदी अरब सबसे एक्टिव था, उर्दन था, ईरान था, हुकूमत पर जोर दिया आप इस सज़ा को बदले। मौदूदी साहब रिहा हो गए। हमारे सियासतदान इतने कमज़ोर क्यों हैं? सियासत में भी बैरूनी मुदाखलत या बैरूनी दबाव कबूल कर लेते हैं। पाकिस्तान बना था तो हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के माशी तौर पे, अब हम पूरी दुनिया के हैं, हम कश्को लेके घूम रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ट्रम्प साहब आ चुके हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए क्या अमरीकी दबाव आ सकता है, जैसे कि पीटीआई वालों ने उम्मीद लगाई हुई है? हमारे जो फैसला साज हैं, क्या उनको ट्रम्प साहब की बात मानना पड़ेगी? वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। ट्रम्प साहब ने अपना ऑफिस संभाल लिया है और उन्होंने एक धुआंधार सी जो है वो तकरीर भी की। पीटीआई वाले जो हमारे भाई हैं, उन्होंने ट्रम्प साहब से बहुत सी उम्मीदें मानी हुई हैं कि ट्रम्प साहब आएंगे तो इमरान खान की बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, मुमकिन तौर पर वो जेल से भी बाहर आ सकते हैं। तो आज की पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ही पाकिस्तानी सियासतदानों को रिलीफ दिलाने में जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो सरगर्म होती हैं। कुछ तारीख की बात करेंगे और क्या इमरान खान के केस में भी ऐसा हो सकता है। और आज की पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं सोहेल दानी साहब। आप उन्हें पहले भी रफ्तार के प्लेटफॉर्म पे देखते रहते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, 40 साल से सहाफ़त कर रहे हैं और राइटर भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, कैसे हैं? अच्छा सोहेल भाई, मुझे ये बताएं कि जो पीटीआई वालों ने उन ट्रम्प साहब के आने से पहले से ही एक ग्राउंड बनाया हुआ था कि ट्रम्प साहब आएंगे तो इमरान खान के लिए बहुत अच्छा होगा, पीटीआई के लिए बहुत अच्छा होगा, उनको मुमकिन तौर पर रिलीफ मिल सकता है। तो क्या वाकई ऐसा होता है कि बैरूनी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनको सज़ाएं दिलवाने में या उनको रिलीफ दिलवाने में अपना किरदार अदा करती हैं और हम उनकी बात जो है वो मान भी लेते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने मदाखलत की, अपीलें की और उनकी मान भी ली गई और बाज़ औक़ात नहीं भी मानी गई। तो और वो क्यों नहीं मानी गई उसकी भी वजूहात होती हैं, उसमें भी कोई ना कोई वो है। मसलन मैं आपको उसके 2-3 चीज़ें बताता हूँ। 1953 में मौलाना मौदूदी साहब को ये मजलिस एहरार उसको लीड कर रहे थे और उस वक़्त वो थे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मिर्ज़ाई जो थे, कादियानी जो थे, उनके मूवमेंट चल रही थी वहाँ पर लाहौर के अंदर। लाहौर में मार्शल लगा दिया गया था और उसको लीड कर रहे थे। और उसमें ये हुआ कि जनाब ये फ़िरक़ा जिसको कहते हैं फ़िरक़ा वारियत, और ये उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और उस पर मिलिट्री कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत दे दी। ये पहला वाक़या हुआ था जब मदाखलत हुई उनको बचाने के लिए। आप कह रहे हैं ना, तो मौलवी साहब बहुत क़दावर शख्सियत थे। कभी आप देखें तफ़हीमुल कुरान उनकी वो पढ़ें तो लगता है इस्लाम के लिए इस्लाम की बड़ी खिदमत है। तो उस वक़्त ये 53 का दौर है, मार्शल लग गया है लाहौर के अंदर और ये इनको सज़ाए मौत क्या हुई कि इनके ऊपर डाला गया कि ये फ़िरक़ा वारियत फैला रहे हैं और जनाब आपस में क्लैश हो रहा है और काफ़ी हंगामे हो गए थे लाहौर में। तो उस पर मौलवी साहब को उस वक़्त ग़ुलाम अहमद जो थे वो गवर्नर जनरल थे, ज़ाहिर है पार्डन वो कर सकते थे। तो उस वक़्त बैरूनी ताकतें जो थीं वो एक्टिव हुईं।
उस वक्त सऊदी अरब के शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज़ थे, सज़ाए मौत सुना दी गई थी। उनको काल कोठरी में पहुंचा दिया गया था, जिस कोठरी में मतलब मौत के कैदियों को पहुंचा दिया जाता है। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब उनको उन मदाखलत हुई तो सऊदी अरब सबसे एक्टिव था, उसमें उर्दन था, ईरान था। उन लोगों ने हुकूमत पर जोर दिया, पाकिस्तानी हुकूमत पर, कि ये ज़्यादती है और आप इस सज़ा को बदलें, सज़ा ना दें। पर वो बात ख़त्म हो गई। और लेकिन उस दौरान में क्या हुआ कि मौदूदी साहब के जो करीबी लोग थे, उन लोगों ने कहा कि आप अपील करें, मर्सी अपील करें गवर्नर जनरल को या प्राइम मिनिस्टर को, ताकि वो आपको मर्सी हो सके ये तो मौदूदी साहब उस वक्त बड़े इस्तक़लाल के आदमी थे और बड़े डिटर्मिनेशन के आदमी थे। उन्होंने कहा, देखिए ये बिल्कुल मैंने आप पढ़ें तो ये लगता है कि मौदूदी साहब ने कहा कि देखें, अगर अब मेरी मौत लिखी हुई है आज इनके हाथों और इसी मसले में, तो कोई मुझे बचा नहीं सकेगा, और अगर नहीं लिखी हुई है तो ये मुझे मार नहीं सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि मैं कोई रहम की अपील नहीं करूँगा। लेकिन बाद में ये हुआ कि वो गवर्नर जनरल ने, जब उनके ऊपर दबाव डाला गया ख़ासतौर पर सऊदी अरब से, तो उसमें उन्होंने इनको पार्डन कर दिया। और मौदूदी साहब 1955 में, बाद में ये हुआ कि वो बिल्कुल रिहा हो गए उसमें। और पहले तो उसमें क़ैद में बदली गई और उसके बाद फिर उनको रिहा कर दिया गया। ज़ाहिर है कि वो हालात बदल गए, हालात थोड़ा शांत हो गया काम। तो ये पहली मदाखलत थी, मतलब इस तरह की कि उनसे कहा गया कि ये ना करें। तो यानी सुहेल भाई, आप ये कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत जो है पाकिस्तान पर असर करती है, और मौदूदी साहब के केस में हमने इसके ऊपर जो है वो सरेंडर भी किया, यानी कि बैरूनी मुदाखलत जो बैरून मुल्क से, सऊदी अरब का आप ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि वहाँ से दबाव आया और हमने उस दबाव को कबूल भी किया। जी, ईरान से, उर्दन से। हाँ, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर भुट्टो साहब का दौर आया। ये भी एक बड़ा अहम वाक़या है कि भुट्टो साहब को जो है वो एक केस में जो है वो सज़ाए मौत सुनाई गई, और अभी की अदालत ने वो कहा गया कि वो फेयर ट्रायल नहीं था। ठीक है, तो क्या तब भी कोई मुदाखलत हुई थी भुट्टो साहब को फांसी दिलवाने में या उनकी सज़ा को रोकने में? देखिए, एक तो भुट्टो साहब का जो वही उसी वक्त जब भुट्टो साहब को सज़ाए मौत हुई, तो उसी वक्त लग रहा था कि अगर उनको सज़ाए मौत इसलिए नहीं दी जा सकती कि वो स्प्लिट मैंडेट था 4 और 3 के हिसाब से। 3 लोगों ने कहा था कि ये सज़ाए मौत नहीं बनती, और 4 ने कहा था कि बनती है। और जिस तरह से उसको मैनूवर किया गया, मौलवी मुश्ताक ने हाई कोर्ट से, और फिर अनवारुल हक साहब ने, जस्टिस अनवारुल हक साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, तो उसका जो वो लिखा था, जो इख्तलाफी नोट लिखा था, 283 सफ़े का इख्तलाफी नोट लिखा था जस्टिस दुर्रा पटेल ने, ये पारसी थे। तो मैं इनके पास गया, इनसे काफ़ी लंबी चौड़ी, बल्कि 2 दफ़ा मैं इनको मिला जाके। जब वो रिटायर हो गए थे तो ये वहाँ रहते थे, मैरियट होटल के सामने एक घर था, तो वहाँ पर इनसे बात हुई। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये आप उस वक्त आपने स्टैंड लिया था, और ये इन्होंने बड़ा सख्त नोट लिखे थे। इन्होंने लिखा था कि जस्टिस वो जो है मसूद महमूद, जो FSF का चीफ था, उन्होंने लिखा था ऐसी बेहुदा शख्स की गवाही के बुनियाद पर भुट्टो को सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। और फिर स्प्लिट मैंडेट था तो ये नहीं लग रहा था, लेकिन लग ये रहा था कि ज़ियाउल हक उस पे तुले हुए हैं कि ये सज़ाए मौत होगी, क्योंकि ये बड़ा प्रोसेस से उसको मैनूवर किया गया था हाई कोर्ट में। बाद में चीज़ें बहुत सारी खुल गई, ख़ासतौर पर जस्टिस नसीम हसन शाह ने उसी वक्त कह दिया था कि हम पर दबाव था, जो उस बेंच में थे। तो वो जो ज़ियाउल हक का क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा दबाव जो डाल रहे थे, वो डाल रहा था लीबिया। अच्छा, उनकी सज़ाए मौत रोकने के लिए। और उसने कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी ने, क्योंकि कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी भुट्टो साहब के पर्सनल दोस्त थे, उन्होंने 3 दफ़ा अपने वज़ीर आज़म जालूद को पाकिस्तान भेजा, और उनसे पाकिस्तान को ये ऑफ़र की उस वक़्त ज़ियाउल हक को, कि पाकिस्तान पे जितने क़र्ज़े हैं, लीबिया पाकिस्तान के वो क़र्ज़े विद सूद अदा करने को तैयार है। भुट्टो साहब को आप छोड़ दें, हम गारंटी करते हैं कि ये वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम अपने पास रखेंगे, इस बात की हम गारंटी करते हैं। ज़ियाउल हक साहब से कहा 3 टाइम्स भेजा उसने अपने वज़ीर आज़म को। हाँ, ये बड़ी बात थी। फिर जो उससे बड़ी बात थी, वो क्या थी, वो मस्जिद हराम में, खाने काबा में के सामने बैठ के
ज़िया-उल हक ने यासिर अरफ़ात साहब से वादा किया कि भुट्टो साहब को वो फांसी नहीं देंगे। यासिर अरफ़ात ही भुट्टो साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, बल्कि फ़ैन थे वो। क्योंकि जब 74 में सबमिट हुई थी तो उसमें भुट्टो साहब ने अपनी जादूगरी, वो तो जादूगर टाइप के थे ना, सियासतदान तो बहुत ज़बरदस्त थे, जीनियस आदमी थे। तो लोग मुतासिर थे उनसे, फैसल तक मुतासिर थे, शाह फैसल भी उनसे मुतासिर थे। वो उस वक़्त शाह खालिद थे, फैसल का इंतकाल हो गया था 75 में, उनको उनके भतीजे ने मार दिया था। तो वो शहीद हो गए थे, तो शाह खालिद किंग बन गए थे। शाह खालिद उस मुलाकात में मौजूद थे जिसमें उन्होंने यासिर अरफ़ात और शाह खालिद के सामने ये वादा किया था, खाना काबा में, जो खाना काबा में, जी, कि मैं भुट्टो को फांसी नहीं दूंगा, ज़िया-उल हक ने। अच्छा, लेकिन ज़िया-उल हक ने बाद में उनको फांसी दे दी। यानी ज़िया-उल हक साहब ने खाना काबा में बैठकर, खाना काबा के सामने बैठकर ये वादा किया कि मैं फांसी नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, और उन्होंने फांसी दे दी। तो अच्छा, उसकी उसकी वजह क्या थी? भुट्टो साहब ने, जब भुट्टो साहब का आखिरी वक्त था 77 में, जब वो इलेक्शन कैंपेन में रिगिंग की मूवमेंट चल रहा था पीएनए की तरफ से, तो उस वक्त तो जब आखिरी लम्हात में भुट्टो साहब ने राजा बाजार में एक ख़त लहराया, उन्होंने कहा ये है अमेरिका, जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है मेरी जान के, और ये मुझे मारना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसमें ये तय था कि ज़िया-उल हक जो थे, भुट्टो को टॉपल कराने में अमेरिका की आशीर्वाद शामिल थी। उसकी वजह, आप थोड़ा-सा बैकग्राउंड में चले जाएँगे तो वो ये थी कि भुट्टो साहब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनिशिएट कर चुके थे। अच्छा, सुलभ, 1 मिनट मैं यहाँ रोकना चाहूँगा बात आगे बढ़ने से पहले। देखें, हमने जो पहले मौलाना मौदूदी का वाक़या का जो ज़िक्र किया, उसमें हमने देखा कि बैरूनी दबाव के सामने हमने सरेंडर कर दिया, ठीक है? उनकी जो सज़ाए मौत को हमने उम्र कैद में बदला और फिर बाद में रिहा कर दिया। भुट्टो साहब के मामले में आप ये कह रहे हैं कि उनकी फांसी को रुकवाने के लिए बहुत आलमी दबाव था। आपने सऊदी अरब का ज़िक्र किया, फिर लीबिया का ज़िक्र किया। तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ज़िया-उल हक साहब ने बैरूनी दबाव मुस्तरद कर दिया इस मामले में? नहीं, ज़िया-उल हक पे जो उससे बड़ा दबाव था, वो मेरे ख़्याल में ज़िया-उल हक को आशीर्वाद हासिल थी अमरीकियों की। अच्छा, यानी कि अमेरिका का दबाव था फांसी देने के लिए। देने के लिए, और उसका उसका वाज़ेह सबूत मैं आपको बताऊँ कि वाज़ेह सबूत ये था कि वो जो था, जब वो जो ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगाया है, तो उस वक़्त ये खबर आई थी, बल्कि ये टेलीग्राफ में छपी भी थी कि जिस वक़्त ज़िया-उल हक मार्शल लॉ के फरमान अफ़रोज़ पे दस्तखत कर रहे थे नफाज़ पर करने पर, तो उस वक़्त अमेरिका और सऊदी अरब के सफ़ीर उनके सामने बैठे थे उस टेबल पे। तो इसके मायने कि अमरीकी, अच्छा, उससे फिर आप क्या आप लगा सकते हैं, उसके थोड़ा-सा बैकग्राउंड में चले जाएँ। ये भी 75 की बात है, जब हेनरी किसिंजर यहाँ पर आए पाकिस्तान में, तो उन्होंने लाहौर के वीआईपी लॉन्ज में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा, ये अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको कहते हैं। तो तो उन्होंने कहा कि मिस्टर भुट्टो, आप मुझे मालूम है और मैं तस्लीम करता हूँ कि आप मुझसे अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि अगर आपने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने की ज़िद ना छोड़ी, तो हम आपको इबरत की तस्वीर बना देंगे। अच्छा, हाँ, ये बाकायदा ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सामने बैठे हुए, हाँ, ऐसा नहीं है कि पीछे वो उन्होंने कोई इंटरव्यू में कह दिया, नहीं, नहीं, वो सामने बैठे थे भुट्टो साहब, लाहौर के वीआईपी लॉन्ज में, एयरपोर्ट के, और वो जा रहे थे हेनरी किसिंजर यहाँ से। तो ये तो आपका, और ये भी देखें कि अमरीकियों का अमेरिका और चीन का जो पहला जो सफारती राब्ता था, वो भी पाकिस्तान ने कराया था याह्या खान के दौर में। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो भुट्टो साहब मेरे ख्याल में उनको खटक रहे थे, अमरीकियों को। हाँ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक दबाव जो मिडल ईस्ट की तरफ से आया वो तो हमने मुस्तरद किया, ठीक है, मगर जो ज़्यादा बड़ा दबाव था जी, अमेरिका की तरफ से, उसके सामने हमने सरेंडर कर दिया। ज़ाहिर है, ज़िया-उल हक समझते थे अगर भुट्टो बच गए तो मैं मारा जाऊँगा। ज़िया-उल हक शायद ये समझते थे, ये एक खौफ भी था। ये सारे दबाव और ना दबाव के बावजूद एक ये खौफ भी था ज़िया-उल हक के अंदर, और वो कहते ये हैं, बल्कि अब तो ये चीज़ें बहुत आ गई। मैंने अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा से बात की उस ज़माने में, जब अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा सनसेट बुलेवार्ड पर रहते थे, पाकिस्तान के बड़े क़ादिरुल कलाम किस्म के वकील थे, और जब सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे तो बहुत शानदार, हमारा उनसे अच्छा ताल्लुक़ बन गया था। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये हुआ क्या था?
तो आखिरी कोई भुट्टो साहब से कोई मुलाकात ऐसी हुई थी जिसमें वो ज़िया-उल हक़ ने ये समझ लिया था कि नहीं, हम अगर मैंने इसको छोड़ा तो ये मैं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी बात हुई थी, और भुट्टो साहब के साथ जब इनको वहाँ पर अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके वहाँ पहुँचा दिया गया कि और कहा गया कि हमने अपनी हिफाजती तहवील में ले लिया और इनको स्टेट गेस्ट हाउस मरी में पहुँचा दिया गया। वहाँ पर चंद रोज़ के बाद ज़िया-उल हक़ खुद तशरीफ़ ले गए वहाँ पर, और भुट्टो साहब से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि आप बताएँ कि और कोई चीज़ हो जो आप ना कर सके हों, मुझे बताएँ। उसमें भुट्टो वो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा के जब उन्हें सज़ाए मौत दे दी गई थी तब? नहीं, ये तो शुरू की बात है। ये तो जब उनको टॉपल किया गया उनकी गवर्नमेंट को, उसके बाद ज़िया-उल हक़ जो गए, जो पहली मुलाकात ज़िया-उल हक़ की मरी के अंदर स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर हुई, वो तल्ख़ हुई। उसमें भुट्टो साहब ने कुछ कहा कि जनरल, आपने जो कुछ किया है, आपको पता है आपने कानून तोड़ा है और उस पे फलानी दफ़ा लग सकती है और ये वगैरह। तो उस पे ज़िया-उल हक़ उसी वक़्त खटक गए थे, और मुझे याद है कि उसके कुछ दिनों बाद रावलपिंडी में एक बड़ी पुरहजूम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके अंदर टेलीग्राफ का एक नुमाइंदा था पीटर गिल। उसने खड़े होकर पूछा, उस वक़्त जनरल ज़िया की उम्र मेरे ख़्याल 54-55 साल थी। तो जनरल ज़िया से उसने पूछा कि जनरल ये बताएं कि अगर आप 90 दिन के बाद इलेक्शन हो, क्योंकि 90 दिन का इलेक्शन की बात कर रहे थे कि 90 दिन के बाद इलेक्शन कराएंगे, और अगर उसमें पीपल्स पार्टी की, भुट्टो की पार्टी जीत गई, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो ज़िया-उल हक़ ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो मुंतखब वज़ीर-आज़म होगा उसको एड़ी बजा के सलूट करूँगा, और फिर जीएचक्यू में बैठ कर, अपने दफ्तर के अंदर बैठकर शाम के अंधेरे में, और ये इंतज़ार करूँगा कि मेरे मुस्तकबिल का वो क्या फ़ैसला करता है वज़ीर-आज़म। तो उसके बाद फिर अगले चंद रोज़ के बाद ही वो इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गया, और वो 90 दिन के बाद फिर वो 900 दिन से भी ज़्यादा चले गए। तो वो तो फिर चलते ही चले गए, वो तो 11 साल पे मुहित हो गया, और जब तक लाल कमाल बस्ती का वाक़या नहीं हुआ, उस वक़्त तक ज़िया-उल हक़ पाकिस्तान के सदर और स्ट्रॉन्ग मैन थे। तो ये तो वो बात है जो आप कह रहे हैं। तो ये मेरा ख़्याल ये है, बल्कि अमूमी तौर पे ख़्याल है कि ये जो है भुट्टो को, अब तो ये साबित हो गया कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। अब लोग कहते हैं वो जनाब ये पॉलिटिकल मर्डर हुआ भुट्टो के हिमायती। ज़ाहिर है कि वो, ये तो नसीम हसन शाह ने बहुत पहले कह दिया था। नसीम हसन क्रिकेट के वो थे, पीसीबी के चेयरमैन ही बने हुए थे। तो उस ज़माने में हमारी उनके साथ बड़ी गपशप रहती थी। तो वो उसी वक़्त उनसे मैं पूछता रहता था कि बताएँ तो तो वो बड़े मज़े के इंसान थे। तो उन्होंने उसी वक़्त कहा था, यार बस हो गया जो होना था। तो बाद में तो उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि हमारे ऊपर दबाव था। तो इस तरह से उनको सज़ाए मौत भी दिलवाई गई मैनूवर करके, और फिर उसके बाद उनको उस पर अमल दरामद भी करवाया गया। और वो अमल दरामद भी देखें क्या कराया गया, तो उसके लिए भी अब कितनी कहानियाँ और क्या है उस पे। मैंने उस पर बहुत इन्वेस्टिगेटिव किस्म की एक रिपोर्ट बनाई थी उस ज़माने में, ज़रा दौड़ भाग कर लेते थे हम। तो वहाँ पर यार मोहम्मद थे जो सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, वो जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे, यार मोहम्मद, वो जहाँ भुट्टो साहब कैद थे जहाँ भुट्टो साहब कैद थे रावलपिंडी के उस जेल में, तो उसके सुपरिटेंडेंट थे वो। तो उनसे ही मैंने ना बातचीत की बाद में, जब वो रिटायर भी हो गए तो उससे बाद भी बात हुई। फिर बाज़ लोगों ने उनसे भी, तारा मसी से भी बात की, जिन्होंने फांसी दी थी। जिन्होंने फांसी दी थी। हाँ, तो मुझे तो ज़्यादा वो लगा था कि वो जनाब कि इनको फांसी, भुट्टो साहब को फांसी, बाज़ दफ़ा ये हुआ कि जनाब उस शाम के वक़्त कोई जनरल साहब आए और उन्होंने उनको टॉर्चर किया और जनाब फांसी से पहले मार दिया। तो यार मोहम्मद से जब भी पूछा, यार मोहम्मद ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था, ना भुट्टो ने कोई ऐसी बात की थी। जब वो क्योंकि वो बारिश हो गई थी, तो उनको डेथ सेल से फांसी घाट तक ले जाने के लिए हमने स्ट्रेचर इस्तेमाल किया था, क्योंकि फिसलन हो गई थी बहुत ज़्यादा उनको पकड़ के, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो स्ट्रेचर पे ले जाके हम ले गए थे। लेकिन जैसे ही वो फांसी घाट पे पहुंचे तो काफ़ी लोग खड़े हुए थे वहाँ पर, तो भुट्टो साहब खुद खड़े हो गए और खुद खड़े चल के वो गए फांसी। ये यार मोहम्मद ने बताया था, ये सुपरिटेंडेंट फांसी के फंदे तक खुद गए, और जब उसने टोपा वोपा पहनाया तो भुट्टो ने बस ये कहा कि फिनिश इट। उसने कहा आखिरी लफ्ज़ और कुछ नहीं थे। ये उस वक़्त भुट्टो साहब ने ये लफ्ज़ कहे थे। ये यार मोहम्मद ने बताया था उस वक़्त, जब हम इस पे वो कर रहे थे, इन्वेस्टिगेटिव किस्म का एक रिपोर्ट बना रहे थे।
तो उसमें फिर किताबें आई बाद दफ़ा, कर्नल रफ़ी की किताब आई जो उस वक़्त उसके हेड थे, उसके भुट्टो साहब को किस तरह से बाद में उनको ले जाया गया और उनकी तस्वीरें बनाई गई जिस्म के उन हिस्सों की। वो सारी चीज़ें बाद में आती गईं और अब तो किताबों में मुख्तलिफ जनरलों की किताबें, जनरल चिश्ती की किताब आई है, वो बताते हैं। अच्छा सुहेल भाई, इसका भी बड़ा जिक्र होता है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर ली गई। ये मैंने भी सुना है, पहले पढ़ा भी। कर्नल रफ़ी ने लिखा है किताब में अपने में। ये ऐसा क्यों किया गया? वो मेरे ख्याल में सिर्फ ये कहा, ये तो चीज़ें अब आ गई हैं कि वो इसलिए किया गया था कि अगर ये देखा जाए कि भुट्टो साहब की खतने हुई हैं या नहीं हुई हैं, और अगर नहीं होती तो वो जनाब ये कहा जाता कि तो मुसलमान ही नहीं थे, और पहले ही वो प्रोपेगेंडा हो रहा था उनका कि वो फलाने के बेटे हैं, तो फलाने के, तो वो सारा कुछ बड़ा अफसोसनाक पहलू है वो इस चीज़ का। जबकि भुट्टो साहब ने मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए उनकी अपनी अपनी एक वो थी, जो उनका किरदार था वो अपना था। और ये जो ज़ियाउल हक ने, मेरा ख्याल में दो चीज़ें थी, एक तो अमेरिकन एलिमिनेट करना चाहते थे फिजिकली, मेरे ख्याल में उस वक़्त भुट्टो उनके लिए खटक रहे थे, और एक ज़ियाउल हक का खुद का मेरे ख्याल में ज़ाहिर था कि इनको अब जाना चाहिए, तो इसलिए उनको फांसी की सज़ा दी गई। तो सुहेल भाई, जिन ममालिक का दबाव मुस्तरद किया गया, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब, लिबिया वगैरह, तो वो ममालिक बाद में हमसे नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए। लीबिया ने तो हमारे बंदे निकाल दिए। आपको पता है, तो कर्नल क़ज़ाफ़ी बहुत सख्त नाराज था। मुझे तो चौधरी शुजात ने बताया कि हम जब बहुत बाद में कर्नल क़ज़ाफ़ी से एक दफ़ा मिले तराबलस में जाके, तो वो किसी अपने मिलिट्री कैंप में बैठे हुए थे और वहाँ जाकर उन्होंने हमें कहवा और खजूरें वजूरें खिलाई। चौधरी शुजात ने बताया, तो उन्होंने कहने लगे कि मैंने देखा कि वो जो है कर्नल ने मुझसे उस वक़्त कहा कि आपने वो एक जो कुछ भी है हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ की। उन्होंने कहा कि हमें इमदाद भी उन्होंने दी और काफ़ी हौसला भी दिया। उस वक़्त हम इसी सिलसिले में गए थे कुछ इमदाद के, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रोटेस्ट ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रहेगा कि आप लोगों ने भुट्टो जैसे आदमी को ज़ाय कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये चौधरी शुजात ने कहा, बताया था उन्होंने। और सऊदी अरब वगैरह की तरफ से भी कोई नाराज़गी का इज़हार किया गया? जी, सऊदी अरब, ईरान, सऊदी अरब। हाँ, ये सबने किया था। इन इस्लामी मुल्कों में से बहुत मुल्कों ने किया था, क्योंकि भुट्टो साहब की बड़ी पर्सनल इनके साथ रिलेशनशिप हो गई थी, और वो जब इक़्तिदार में आए थे तो इन लोगों ने बड़ा सहारा दिया था उस वक़्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को, ख़ासतौर पे सऊदी अरब ने। और उस वक़्त शाह फैसल थे, तो शाह फैसल जो थे वो भुट्टो के बड़े करीब हो गए थे, और वो आए थे। फिर कर्नल क़ज़ाफ़ी थे, अबू मदियन थे, फिर शाम के हाफ़िज़ असद थे, ये सारे के सारे भुट्टो से बहुत करीब थे। इन लोगों ने सबने कहा था कि इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन मैंने आपको बताया दो मेजर फैक्टर थे मेरे ख्याल में, जो सारी बातों का निकाल लें आप अगर, तो वो ये दो वजह थी जिसकी वजह से जनरल ज़िया ने उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया। सुहेल भाई, 1999 में जब मुशर्रफ और नवाज शरीफ का तनाज़ा हुआ, उन्हें हाईजैकिंग केस में उम्र कैद सुनाई गई, ठीक है, मगर वो बाद में एक कहते हैं कि मुबैना डील हुई, और उसके बाद जो है वो पूरे ख़ानदान समेत जो है वो वतन छोड़ के चले गए। ये क्या कहानी थी? इस बार किसकी मुदाखलत थी और किसका बैरूनी दबाव था? जी, देखिए, जब नवाज शरीफ को टॉपल कर दिया गया, तो वो तो उनको ले जाके बताया गया कि जनाब, उसका एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड पता चल जाएगा, फिर मैं बताता हूँ अमेरिकियों ने क्या मदद की उनकी। एक वाक़या हुआ कि बहुत दिन बाद जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले गए थे, तो वहाँ पर एक एडिटर्स को बुलाया इन्होंने, जनरल मुशर्रफ ने, रावलपिंडी में, तो हम भी थे उसमें। तो मजीद निज़ामी साहब नवाए वक्त के वो थे चीफ एडिटर, तो वो भी उसमें थे। वो ज़रा आउट स्पोकन भी थे, ज़रा अपनी बात खुल के कर देते थे। तो उन्होंने एक दिन पूछा उसी मीटिंग में, जो 10-12-15 एडिटर्स थे, उसमें जनरल मुशर्रफ से पूछा कि आपने नवाज शरीफ को भेज क्यों लिया जब उनको सज़ा हो गई थी? आपने माफ़, वो उनसे कुछ बुलवाना चाह रहे थे, बात का जैसे होता है। तो उस पे मुशर्रफ साहब ने जो बातें की, वो बहुत अलार्म वो थी, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे छोड़ा गया उन्हें। देखिए, एक तो पहली बात ये थी कि जिस वक़्त नवाज शरीफ को ये सज़ा हो गई, और नवाज शरीफ तो उसके कुछ दिनों के बाद ये बिल क्लिंटन जो थे पाकिस्तान आए। अच्छा, बिल क्लिंटन क्योंकि 5 घंटे के लिए आए थे, इन्होंने एक तो खिताब करना था पाकिस्तानी कौम से,
वो खिताब किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर के घर पे जाके पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इरशाद हसन के साथ मुलाकात की। इरशाद हसन को उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ को मेरा ये पैगाम दे दीजिएगा कि इनके नवाज शरीफ के साथ वो सलूक नहीं होना चाहिए जो भुट्टो के साथ हुआ था। ये तो पहला था अमेरिका की तरफ से वाज़ेह पैगाम, और प्रेसिडेंट के मुंह से, अमेरिका के सदर के मुंह से, क्योंकि वो जा रहे थे उस वक्त, उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था। तो उन्होंने ये बात की थी। एक चीज़ जो था, अमेरिका का उनको वर्जन पता चल गया कि अमेरिका क्या चाहता है मुशर्रफ को। अच्छा, जब वो आए थे तो उन्होंने ये वो लगा दी थी कि मेरे साथ मुशर्रफ की तस्वीर को वो नहीं किया जाएगा, पब्लिश नहीं किया जाएगा। अच्छा, हाँ, ना तस्वीर खींची जाएगी। हाँ, तो यानी कि मार्शल लॉ लगाना पर अमेरिका खुश नहीं था। हाँ, मतलब वो खुश नहीं था। जाहिर है कि उन्होंने ये था, उन्होंने रशीद ताराल के साथ बात की, लेकिन जाहिर है मुशर्रफ ही मैटर कर रहे थे ना। ताराल साहब तो ऐसे ही सदा। सिल्वे, एक मिनट, यहाँ मैं क्लियर ये करना चाह रहा हूँ कि उस वक्त नवाज शरीफ को सजा सुनाई जा चुकी थी उम्र कैद की या नहीं? नहीं, उस वक्त नहीं सुनाई। ये शुरू की बात है जब नवाज शरीफ टॉपर हो गए थे, लेकिन उनको बता दिया गया था अमेरिकी सदर की तरफ से। उन्होंने ये मैसेज दिया था जस्टिस इरशाद को, जो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, कि आप जो है ये मेरा मैसेज उनको पहुंचा दें कि उनके साथ केस चल रहा था जी, ये वो सलूक नहीं होना चाहिए जो उनके साथ हुआ था। एक फिर मुशर्रफ के साथ जो मैंने आपको बताया कि मजीद निज़ामी साहब ने उनसे पूछा कि आपने जाने क्यों दिया जब उनको सजा हो गई थी, तो सजा काटने देते। उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको सीधी सच्ची बात बताऊं, ये मुशर्रफ साहब को मुझे भी याद है अच्छी तरीके से, पूरी बात बड़े पावर से सबने सुनी थी, लेकिन क्योंकि बहुत मीटिंग्स में बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, जो बताई नहीं जाती हैं बाद में। वो किसी वक्त आप जैसे आप बता रहे हैं, या किसी और ने किसी ने बताई होगी तो बताई होगी, लेकिन वो उस वक्त कोई खबर के तौर पे नहीं चलाया जाता ना, इस तरह के चली उस वक्त खबर। तो वो मुशर्रफ साहब ने कहा कि देखिए, मसला ये था कि बाकी चीज़ें जो कुछ नवाज शरीफ तो चले गए हैं, बाकी मॉडलिटीज़ और जो कुछ तय हुआ वो भी अपनी जगह पे, उसकी भी कोई वो नहीं है। लेकिन बुनियादी बात ये थी कि लबनान के रफ़ीक हरीरी जिस दिन 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया नवाज शरीफ की, तो उन्होंने कहा कि एक आध दिन के बाद रात को मेरे पास रफ़ीक हरीरी का फ़ोन आया। रफ़ीक हरीरी का सऊदी किंगडम से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ था, और रफ़ीक हरीरी का इनके साथ, मुशर्रफ साहब के साथ भी अच्छा दोस्ती थी। वो कहने लगे मेरे भी दोस्त हैं, मुझसे बहुत ही बेतकल्लुफ़ी से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा, अब रफ़ीक हरीरी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि जनरल साहब, आपने जो कुछ किया, मुझे एक मैसेज मिला है जो मैं आपको पहुंचा रहा हूं, और बराए मेहरबानी इसको तवज्जो सुन लीजिए। ये मुशर्रफ साहब बता रहे हैं हमें, और बिल्कुल वो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये रफ़ीक हरीरी ने कहा कि किंग अब्दुल्ला उस ज़माने में क्राउन प्रिंस थे, किंग अब्दुल्ला किंग नहीं थे, किंग फ़हद थे उस वक्त। ये शुरू की बात है जब। तो उन्होंने कहा है कि ये मैसेज दिया है कि नवाज शरीफ को फिजिकली बॉडी टच नहीं करे कोई, बस ये कहने लगे, पहला मैसेज मुझे उन्होंने। तो मैं समझ गया कि ये अब्दुल्ला कितने इंटरेस्टेड हैं इस केस में, जाहिर है उनके साथ ताल्लुकात थे। कहने लगे, फिर बात ख़त्म हो गई। फिर वो कहने लगे कि एक वक्त क्या हुआ कि वहाँ से एक तैयारे में इन्होंने बैठाया नवाज शरीफ को वो मेरे ख्याल कराची ला रहे थे, रावलपिंडी से है, तो लाडी जेल के लिए पहले जी। तो उनको हैंडकफ लगा दिए जहाज़ के अंदर। वो खबर भी वो कहने लगे उन तक पहुंच गई किसी तरह से, अब न जाने कैसे पहुंच गई, ये मुशर्रफ साहब खुद कह रहे थे। तो कहने लगे जब उनको वो खबर पहुंची तो मुझे फिर रफ़ीक हरीरी मुझे फ़ोन करते रहते थे इस मामले पे। उन्होंने फिर फ़ोन किया, उन्होंने कहा, यार तुम नहीं हाँ, तुम यही काम कर रहे हो। उन्होंने कहा, मुझे पता ही नहीं ये ऐसा कुछ हुआ है, मैं देखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और हम ख्याल रखेंगे वगैरह वगैरह। तो वो बात हो गई वहाँ पर। तो अच्छा, ये बाज़ लोग कहते हैं कि मुशर्रफ चाहते थे कि नवाज शरीफ को सज़ा मौत हो जाए, लेकिन वो जज भी बड़ा ज़बरदस्त था जिनसे वो केस सुना था। तो लेकिन हुआ क्या कि ये मुशर्रफ साहब को ये पता चल गया था कि ये सऊदी किंगडम जो है ये पूरी इंटरेस्टेड है इसके अंदर, इस तरह से नहीं होगा। फिर एक ज़माने में वो कहने लगे कि मैं शर्म उल शेख में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ गया,
तो मैंने देखा कि अब्दुल्ला जो क्राउन प्रिंस थे उनका मूड ही बदला हुआ था। उन्होंने मुझसे ज़्यादा सलाम दुआ के अलावा बात ही नहीं की। वो दूसरी तरफ मतलब वो ज़ाहिर है वो एक समझ जाते हैं कि बंदा वो तो अरब तो बड़ा गर्मजोशी से मिलते हैं। तो उस पे भी वो उन्होंने रफ़ीक हरीरी को कहने के मैंने बताया कि यार वो तो बड़े नाराज़ से नज़र आ रहे हैं। बात ख़त्म हो गई। फिर आखिर में चलता चलाता रहा, इनको अटक ले गए और बंद कर दिया, और जिस पर परेशानी में थे ये तो नवाज शरीफ साहब। तो फिर वहाँ से एक वक्त आया, प्रिंस तरक्की के प्रिंस आए वो सऊदी अरब के, और उन्होंने आके लैंड किया। तो कहने लगा उससे पहले एक दिन पहले मुझसे उसने रफ़ीक हरीरी ने फिर फ़ोन किया। ये रफ़ीक हरीरी मीडिएट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो वो आ रहे हैं प्रिंस, वो तुम्हें कुछ बोलेंगे, तुमने एज इज़ मान लेना है उसको, और अगर नहीं मानोगे और अपनी ज़िद करोगे तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए तुम सऊदी अरब का मैसेज पहुंचाया जा रहा है। सऊदी अरब का मैसेज जनरल मुशर्रफ को रफ़ीक हरीरी ने पहुंचाया कि जो प्रिंस आ रहे हैं वो जैसे आपको कहे वो आप मान ले। बात ख़त्म हो गई यहाँ पर। उसके बाद वो आए, उनको बताया गया नूर खान एयरबेस पे 2 तैयारे उतरे, जिसमें एक प्रिंस थे और एक तैयारा जो था वो किंग फहद का था, जो स्पेशल प्लेन था जो खाली आया था, वो भी उतरा वहाँ पर। और वो रात को 2 बजे के करीब वो प्रिंस उनको मिलने के लिए आए, जनाब मुशर्रफ साहब को, जनरल मुशर्रफ को। तो जनरल मुशर्रफ ही बता रहे हैं ये सारी बात। तो कहने लगे जब वो मिलने के लिए आए तो उन्होंने एक पर्चा मुझे का ख़त दिया। ये ख़त अब्दुल्ला का प्रिंस अब्दुल्ला का नहीं था, ये किंग फहद की तरफ से था। सादा कागज़ था, उस पे किंगडम की कोई वो नहीं थी। उस पे उन्होंने ये लिखा था कि मैं कस्टोडियन बाहैसियत खाने काबा रोज़ा रसूल हरम शरीफ के, ये आप मेरी ख्वाहिश है कि फ़लाने दिन रोज़ा नवाज शरीफ फ़लाने दिन मेरे साथ हरम शरीफ में खोलें। बस 4 सतरी ख़त था वो, और उसके नीचे किंग फहद का दस्तखत थे, और वो थमा दिया। तो कहने लगा मैं समझ गया पूरी बात। मैंने कहा सर बैठे आप, और इंशाल्लाह कुछ होता है करना का। फिर मैंने वो तो चले गए अपने वापस होटल जहाँ भी ठहरे होंगे वो। तो फिर वो उसके बाद वो कहने लगे कि मैंने सारे अपने मोतमिन ख़ास जो थे जनरल्स उनको बुलाया, उनको कहा भाई बताओ कहाँ हैं ये लोग, उनको भेजना है वापस। तो कहने लगे असल मुद्दा ये हुआ कि उनको फिर ढूंढ के हमने, और अच्छा उसमें एक चीज़ बताई उन्होंने, जब को सजाएं सुनाई जा चुकी थी। जी सज़ाएं, ये तो बात की बात है ना, आखिर में सज़ा वज़ा सब सुनाई जा चुकी है, और ये अटक वटक में थे। तो इनको फिर लाया गया शहबाज शरीफ। उन्होंने मुशर्रफ साहब ने ये बताया कि शहबाज शरीफ ज़िद कर रहा था मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है यार सज़ा, ये इन्होंने थोड़ी करेज दिखाई। तो लेकिन फिर बाद में उनको कहा गया कि नहीं जाना सबको नहीं। तो फिर ये बाकायदा फिर कहा गया कि ये 28 पेटियाँ तो उसकी संदूक गए, और ये मुलाजिम भी गए, बावर्ची भी गए, सब कुछ गए, सब उसमें तैयारे में सवार हुए जो शाही तैयारा था किंग फहद, और उसमें वो चले गए। तो उन्होंने कहा देखिए असल बात तो ये थी, जो 2 बातें, एक मैंने आपको बताया क्लिंटन की का मैसेज बिल्कुल स्ट्रेट इरशाद हसन के ज़रिए, और वो दूसरा ये हरेरी ने जो मीडिएशन की थी, और जो किंग फहद का जो ख़त आया था, और भरे दिन पहले कह दिया था कि तुमने अगर गड़बड़ की तो यार अब नहीं, फिर देखना फिर इसकी कंसिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। तो कहने लगे मैं समझ गया। मैंने कहा नहीं बिल्कुल सब ठीक है, हमको जाने देते हैं। बाकी तो कहने लगे मॉडलिटीज़ हैं कि ये 10 साल का मुआहिदा है तो 5 साल का मुआहिदा है, तो ये है ये नहीं है। तो और वो बाद में जो बाद में नवाज शरीफ को वापस भेजा गया था जो पकड़ के, और फिर तैयारे में, तो वो भी सऊदी अरब को वो समझ लें आप कॉन्फिडेंस में लेके भेजा गया था। प्रिंस करन जो थे, जो उनके वजीर दिफा थे क्या थे, तो वो उनसे बातचीत चली। जब वो वापस आए थे और एयरपोर्ट से वापस चले गए, उनको जहाज में बैठाया गया ज़बरदस्ती और उनको भेज दिया गया। तो उसमें सऊदी अरब की कंसेंट ले ली गई थी कि ये हम इस तरह से देखिए मुआहिदा इस तरह से आप लोगों ने कहा था। और नवाज शरीफ को बीच में लंदन भी जाने को इजाज़त मिल गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी मुआयने के लिए। तो वो सारी चीज़ें थीं, लेकिन प्रिंस अब्दुल्ला ये समझते थे कि
फिर आखिर में क्या होता है कि वो आप अंदाज़ा ये लगाएं कि जब जब उससे इंटरफेरेंस आप कह रहे हैं ना, गैर मुल्की इंटरफेरेंस कितनी होती है कि जब पाकिस्तान में जब मुशर्रफ साहब का वो होने लगा, कमज़ोर पड़ गए वो, तो उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो उनका अबू धाबी में जो मुलाकात करवाई गई, वो भी राइस ने उनकी जो मिनिस्टर थी उसने, और इन लोगों ने मदाखलत की, और फिर इनको बेनज़ीर को आने दिया गया। और बेनज़ीर जब आ गई तो फिर उस वक़्त वो किंग बन गए थे, किंग अब्दुल्ला, वफ़ात दुनिया से चले गए थे। तो उन्होंने फिर मुशर्रफ साहब को बुलाया फौरी तौर पे वहाँ पर रियाज़, और उनसे कहा कि जनाब अब बेनज़ीर साहब आ गई हैं, अब नवाज़ शरीफ को हम भेज रहे हैं अपने तैयारे में, अब आप कुछ नहीं करना गड़बड़। हाँ, ये सारी बातें ये तो आप देखें ना, ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि सारी चीज़ें उन लोगों ने मैनूवर करा, अमरीकियों ने। तो जो रहमान मलिक थे उन्होंने एक बात बताई, जिस दिन नवाज शरीफ ने कोर्ट में मदाखलत की, आपको बताऊँ तो उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ जिस दिन इसके कोर्ट बहाली के लिए, अदालत ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली के लिए अपनी निकले थे लाहौर में काफिला लेके, तो उससे पहले इनको पकड़ लिया गया था वहाँ पर मॉडल टाउन में, इनके घर को चारों तरफ से घेर लिया पुलिस ने। तो उन्होंने कहा, रहमान मलिक ने बताई थी ये बात, वही वजीर दाखिला थे, उन्होंने कहा मेरे पास बराह रास्त फ़ोन किसका आया, मेरे पास हिलरी क्लिंटन का फ़ोन आया। उसने कहा आपने भाई क्यों रोका हुआ है? तो उन्होंने कहा कि जनाब वो इनकी जान को ख़तरा है, हमारे इतना बड़ा लीडर है और ये है, कहने लगे बात बनाई मैंने। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको जाने निकलने दें और उसका नाम क्या, उनकी हिफाजत करें, लेकिन उनको निकलने दें। तो कहने लगा फिर हमने हटाई पुलिस। अब आप मदाखलत देखें कि उनको घर में बंद करने के दरवाजे भी खुलवाए तो वो अमेरिकियों ने खुलवाए। तो ये तो होता है। तो एक बात मुझे याद आई कि मैंने उनसे पूछा जनरल मुशर्रफ से कि सर आप अगर ये जो है इस तरह का दबाव जैसे आप पर आया सऊदी अरब की तरफ से, और आपने कहा कि अमरीकियों की तरफ से, तो क्या अगर इस तरह का दबाव सऊदी अरब की तरफ से आप पर आता, ज़िया-उल हक पर आता, और ज़िया-उल हक को ये कहा जाता कि आप छोड़ें उन्हें, भुट्टो साहब को, तो क्या वो छोड़ देते? तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल में इतनी इंटेंसिटी के साथ अगर सऊदी अरब कहता तो ज़रूर छोड़ना पड़ता। और वो ये बात उन्होंने कही कि शायद फैसल अगर होते, शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़, तो शायद वो फिर ज़िया-उल हक के लिए ये फैसला करना या भुट्टो को फांसी तक पहुंचाना, फंदे तक पहुंचाना मुश्किल होता, क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छे मरासिम थे और वो ज़रूर मदाखलत करते। लेकिन वो कहने लगे कि उसके बुनियादी बात ये थी कि वो मेरा ख्याल में वो भी इसको बात को समझते थे कि वो उन्होंने ये तो नहीं कहा, लेकिन मेरा ख्याल में उसमें ये था कि अमेरिकी और सऊदी अरब जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। वो जो अमेरिका कहता है वो इस इलाके में सऊदी अरब उसको इम्प्लीमेंट करा देता है एक तरह से। तो सलवे मुझे एक बात बताएं कि हमारे सियासतदान इतने कमज़ोर क्यों हैं कि मतलब सियासत में भी बैरूनी मुदाखलत या बैरूनी दबाव कबूल कर लेते हैं, इसका क्या रीज़न है? मेरा ख्याल उसका रीज़न बुनियादी तौर पे ये है कि हम डिपेंडेबल हैं। देखिए जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो हम ग़ुलाम थे अंग्रेज़ों के माशी तौर पे। अब हम पूरी दुनिया के हैं, हम कश्को लेके घूम रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। हम इतने कमज़ोर हैं और हम उस कैंप में हैं, हम अमेरिकन कैंप में चले गए लियाकत अली ख़ान के दौर में, कि उसके बाद हम इनके साथ ही चलते गए कि वो जिस तरह से हमें गाइड करते गए और उन्होंने हमारी बाज़ दफ़ा मदद भी की है। और हम डिपेंड करते हैं बहुत सारे मामलात में, जितनी वार मशीन है, ये है, उसमें भी हम अमेरिकियों का और इनका यूरोप का वो लेते हैं सहारा। तो देखिए ना उस वक़्त से ये सारी मदद हमारी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जो कुछ आपको चलाने में मदद देता है उसकी बात तो रखनी पड़ती है आपको। ये बुनियादी बात है, सीधी आसान सी बात। सर भाई मुशर्रफ डिक्टेटर थे, मुल्क का आइन तोड़ा, मार्शल लॉ लगाया, और तो उसके बाद जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई तो उसके बाद हमने देखा कि मुशर्रफ साहब को रेड कारपेट दिया गया और उसके बाद वो भी खामोशी से मुल्क से चले गए, जबकि ये लग रहा था कि मुकदमात बनेंगे, मुशर्रफ के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस मामले पर भी क्या कोई बैरूनी दबाव था नवाज शरीफ और जरदारी साहब के ऊपर? बीबी तो थी नहीं, वो शहीद हो चुकी थी। हाँ, इस पे देखिए, इसमें जो था
इसमें भी सऊदी अरब और अमेरिका का वो था कि भाई इनको निकलने दें, बाइज्जत तौर पे निकलने दें। और ये क्योंकि मुशर्रफ के अब्दुल्ला से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। आखिर में जब उन्होंने नवाज शरीफ को भेजा यहाँ पर और उनको कुछ नहीं कहा गया, बल्कि 2 गाड़ियाँ भी सऊदी अरब के किंगडम ने इनको दी जो अब हैं नवाज शरीफ साहब के पास, कि वो उन्होंने कहा कि आपने वहाँ कोई छेड़खानी नहीं करनी है मुशर्रफ का। तो ज़ाहिर है मुशर्रफ को उन्होंने वहाँ से एग्जिट दिलाने में मदद की। यहाँ भी बैरूनी मुदाखला, यहाँ भी बैरूनी दबाव। जी बिल्कुल, ये किसी न किसी लेवल पे आता है। वो तो जब जान बख्शी होती है तो ज़रा ज़ोर से बोलना पड़ता है, वरना सॉफ्टली बता दिया जाता है, मैसेज दे दिया जाता है, कर लिया जाता है। ज़रूर है अब जब अमेरिकी का सदर बराह रास्त बोल रहा हो कि भाई आपने वो सलूक नहीं करना है जो भुट्टो के साथ हुआ था, तो फिर तो आप समझ लेना कि बराह रास्त और ताकत के ऐवानों को सरेंडर करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है, अल्टीमेट करना पड़ता है। ये हमारी तारीख। हाँ, तारीख है पूरी। सर भाई आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या कोई पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मौका है कि हमने बैरूनी दबाव आया हो, बैरूनी मुदाखलत की कोशिश हुई हो और हमने इनकार किया हो और हम डट गए हों कि नहीं यार हम नहीं करेंगे? देखिए 2 मौके ऐसे आए जब भुट्टो साहब को कहा गया था कि जो इन्होंने इनिशिएट किया था, ये डॉक्टर खदीर को हॉलैंड से लाए और उनसे कहा कि एटमी प्रोग्राम शुरू करें, तो उन्होंने शुरू किया और हेनरी किसिंजर ने उनको तड़ी भी लगाई कि जनाब ये हम कर देंगे। भुट्टो ये महसूस भी कर रहे थे और बल्कि इवन अमेरिकियों ने फ्रांस को तड़ी लगा दी और उन्होंने कहा कि जिस शिप के अंदर पाकिस्तान में इनरिचमेंट का प्लांट जाएगा, यूरेनियम इनरिचमेंट का प्लांट जाएगा, उस जहाज को हम डुबो देंगे समंदर में। फ्रांस को कहा तो फ्रांस तो पीछे हट गया सौदे से। फिर इन्होंने जोगाव से डॉक्टर खदीर ने जो डॉक्टर खदीर पे इतना इल्ज़ामात आते हैं ना कि वो फलाने से मिले हुए थे, तो वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान ने बहुत सारी इंटरनेशनल मार्केट से बहुत सारे जुगाड़ किए होंगे उस वक्त बनाया। तो वो ये मौका आया जब भुट्टो पीछे नहीं हटे, भुट्टो को खतरात महसूस होने शुरू हो गए होंगे, जाहिर है कि तो लेकिन ये एक मौका आया जब वो स्टैंड किया उन्होंने, और एक मौका वो आया जब 98 के अंदर ये जो था मुशर्रफ साहब का मई में, जब नहीं मुशर्रफ साहब तो नहीं, मुशर्रफ कह रहा हूँ मैं, मुशर्रफ उस वक्त कमांडर इन चीफ थे, CNC थे, नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे। इंडिया ने धमाके किए तो उसके जवाब में अब पाकिस्तान के सामने ये था कि एटमी धमाके किए जाएं या ना किए जाएं। अमेरिकियों ने, जो बिल क्लिंटन थे अमेरिकी सदर, उन्होंने ये कहा था कि आप जो है धमाके अगर नहीं करते तो हम आपको $5 अरब देने को तैयार हैं, और आप धमाके ना करें और कोई आपकी सिक्योरिटी को चैलेंज नहीं करेगा और इंडिया आपके लिए कोई थ्रेट नहीं बनेगा, हम आपको लुक आफ्टर करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उसको नहीं माना और उन्होंने, आप किसी को भी कहें कि वो फलानी वजह से नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, तो ये क्रेडिट बहरहाल उनको जाता है कि उन्होंने कहा कि नहीं एटमी धमाके होने चाहिए, और एटमी धमाके किए गए। यहाँ पर हमने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी वजह बुनियादी ये थी कि अवामी दबाव बहुत था, लोगों की ख्वाहिश थी ये कि पाकिस्तान भी एटमी धमाके करके मुंह तोड़ जवाब दें इंडिया को, और मुख्तलिफ क्वार्टर्स में ये था कि भाई होना चाहिए ये तो इंडिया को और पाकिस्तान को। अब क्योंकि पाकिस्तान में उससे पहले ये हो चुका था, ज़िया-उल हक के दौर में जब मुशाहिद हुसैन सैयद गए थे अपना शादी का कार्ड देने के लिए उनके पास, डॉक्टर खदीर के पास, तो कुलदीप नैयर उनके पास बैठे हुए थे, भारतीय साफ़ी कुलदीप नैयर। तो कुलदीप नैयर भी उनके साथ चले, उन्होंने कहा चलो डॉक्टर खदीर साहब से मिलना है। डॉक्टर खदीर साहब से उन्होंने सवाल किया, कुलदीप नैयर ने बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने पूछा कि आपके एटम बम कहाँ तक पहुंचा। तो कुलदीप नैयर ने डॉक्टर खदीर ने कुलदीप नैयर को कहा कि हमें सिर्फ स्क्रू टाइट करने रह गए। वो दूसरे दिन उसने वो खबर टाइम्स ऑफ इंडिया को बेची 50 लाख रुपए में कुलदीप नैयर ने, और कुलदीप नैयर की वो खबर छपी, तहलका मच गया कि पाकिस्तान ने तो एटम बम बना लिया। एक तो वाक़या ये हुआ। दूसरा वाक़या क्या हुआ कि जब क्रिकेट डिप्लोमेसी के चक्कर में जब पाकिस्तान के सरहदों पे इंडिया की फ़ौज काफ़ी दिनों से लगी हुई थी, तो उन्होंने जब ये गए तो खुद इंडियंस कई साफ़ियों ने ये बात बताई कि जब गए तो ये वो बड़ा रूड था राजीव गांधी, और वो
उसको मिलने नहीं आ रहे थे। दिल्ली में मैच था, उसको देखने के लिए जाना चाहते थे ज़िया-उल-हक। तो ज़िया-उल-हक वहाँ पहुँचे, तो ज़िया-उल-हक ने से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद ज़िया-उल-हक ने उनसे कहा, राजीव गांधी से, कि प्राइम मिनिस्टर, आप अगर हम पर हमला करना चाहते हैं तो शौक से करें। लेकिन ये बात उसको मुख्तलिफ पैराए में लोगों ने बयान किया। किसी ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि फिर ये होगा और वो होगा, लेकिन ये ज़रूर था कि उन्होंने ये जो रिपोर्ट हुई का उसमें उन्होंने कहा कि जो चीज़ आपके पास है, जो खिलौना आपके पास है, वो खिलौना हमने भी तैयार किया हुआ है। अगर आप बिस्मिल्लाह, अगर कोई हम पर हमला करना की ख्वाहिश रखते हैं तो शौक से हमला करें, फिर हम उसका जवाब देंगे, लेकिन पहले फेज़ में हम हमला कर देंगे आप पर, एटमी हमला। तो ये तो इंडिया के साथ मतलब ये सामने एक ऐसा डेटरेंट था, एटम बम, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि 2 दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने किया। उसमें नवाज शरीफ ने जो फैसला लिया, उसमें अवामी दबाव बहुत था। अवामी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने ये फैसला लिया कि वो एटम वो करना चाहिए, धमाका करना चाहिए। और यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त भी बैरूनी दबाव आया था अमेरिका और ताक़तों की तरफ से, मगर नवाज शरीफ सैंक्शन पर अवामी दबाव ज़्यादा था, तो नवाज शरीफ ने अवामी दबाव के सामने सर झुकाया। हाँ, सर और धमाके की उस वक्त मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मजीद निजामी साहब का, जिनका मैं तस्करा कर रहा था, नवाए वक्त में हमारे चीफ एडिटर, जब धमाके नहीं किए थे ना, जब धमाके नहीं किए थे, और ये था कि अब करें या नहीं करें, ये इस मकमसे में था नवाज शरीफ साहब। तो उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब से कहा था, नवाज शरीफ उनकी बड़ी इज्जत करते थे, बल्कि अंकल टाइप के थे, कहते थे उनको। तो वो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, या तो धमाके कर दें, वरना कौम आपका धमाका कर देगी। हाँ, तो मतलब नवाज शरीफ के ऊपर इतना दबाव था। तो ये एक अवाम की विल और विश, जिसको कहते हैं ना, कि ख्वाहिश थी कि भाई बस ठीक है, और यही मौका था, और बहुत अच्छा किया, और उससे देखें आपको बहुत सेफ गार्ड मिल गया, वरना अगर नहीं फिर शायद आपको मौका नहीं मिलता। मगर सोहेल भाई ये भी तो देखें ना कि ये बात जो आपने अभी बताई कि हमने यहाँ पर आकर बैरूनी ताकतों के सामने सरेंडर नहीं किया, और ये हमने स्टैंड लिया, और इसके सम्राट हम आज तक उठा रहे हैं। ठीक है, एक वाहिद एटमी कुव्वत ही है जो पाकिस्तान, जिसके ऊपर आज भी अपना सर फ़ख्र से बुलंद करता है। तो जब आप बैरूनी ताकतों के सामने किसी मामले पर स्टैंड लेते हैं, तो आपको तारीख में अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। इसकी मिसाल आपके सामने ये तो बिल्कुल सही है कि जब इस तरह के वाक़यात हैं, लेकिन जो तारीख है वो सिर्फ उन्हीं खबरों पे रुकती है जहाँ उसके निजात दहिंदा इस तरह के करैक्टर वाले लोग, मतलब कोई स्टैंड वाले लोग, वही रेफरेंस बनते हैं। ये रेफरेंस हम दे रहे हैं ना कि इन लोगों ने, भुट्टो साहब ने एक इनिशिएट लिया और नवाज शरीफ धमाके किए। चलें सोहेल भाई, अब आते हैं हालिया सिचुएशन के ऊपर। अभी ट्रम्प साहब आ चुके हैं, तो अब मुझे ये बताएं कि अब क्या इमरान खान की रिहाई के लिए या उनकी मुश्किलात को आसान करने के लिए क्या अमरीकी दबाव आ सकता है, जैसे कि पीटीआई वालों ने उम्मीद लगाई हुई है? देखिए, उनके रिचर्ड जो मुशीर हैं, उन्होंने 2-3 ट्वीट भी किए। ट्रम्प साहब के मुशीर, जी जी, हाँ, ट्रम्प साहब के मुशीर उन्होंने किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब वो ना करें, कोई इसमें सोशल मीडिया पे भी नहीं जाए। अभी उन्होंने हल्फ उठा लिया है। तो तवक्को कर रहे थे शायद वो तकरीरन पीटीआई के लोग तवक्को कर रहे थे कि वो शायद कोई वो ट्वीट करेंगे, प्रेसिडेंट खुद ट्वीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो, ये तो तयशुदा बात है कि वो जब इमरान खान वहाँ गए थे तो उनका बड़ा पुरजोश तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया था। अपने उस जगह पे ले गए थे जहाँ पर अमूमन नहीं ले जाते, वो रेजिडेंशियल उनका जो साइट है व्हाइट हाउस का, जहाँ पर उनकी फैमिली रहती है, तो प्रेसिडेंट की। तो और उन्होंने उनकी जो मेलेनिया है, उनकी बेगम, उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी फ़ैन हूँ इमरान खान से। मगर उसको रेफरेंस बनाते हैं ना सब जो है पीटीआई वाले, और ज़ाहिर है कि उनकी तवक्कुआत हैं कि वो ट्रंप के सामने देखें, बज़ाहिर आप देखेंगे तो ट्रंप के सामने जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो कल उन्होंने तकरीर में भी अपने कही, वो तो बहुत दूसरी हैं। यूक्रेन की वार थी, गज़ा का मसला था, उनका पनामा वाला था, मैक्सिकन्स जो आ रहे हैं, फिर जो गैर क़ानूनी तारकीन वतन हैं, एम्प्लॉयमेंट है, टैरिफ है, कनाडा का साथ मसला है, वीज़ा पॉलिसी, वीज़ा पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें जिस पर उन्होंने बात भी की। कल अपना जो पूरा इलेक्शन कैंपेन थी, उन्होंने उसको
बिल्कुल डिफ़ाइन करके रख दिया कल की तकरीर में, और उसमें कहा कि जनाब ये जितनी मैंने वादे किए थे इलेक्शन कैंपेन में ये मैं करूँगा, और आज से उन्होंने उस पे एक्टिवली अमल दरामद भी शुरू करवा दिया। चंद चीज़ें उन्होंने एक्टिव कर दी हैं, चंद चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया है वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ तक है इमरान खान का ताल्लुक, कि अगर अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि इमरान खान को फैसिलिटेट किया जाए, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिकी हुकूमत करेगी तो वो तो या तो वो अगर वो उस लेवल पर आ गए जिस लेवल पर मैंने आपको बताया कि बिल क्लिंटन ने कहा था जस्टिस इरशाद को कि भाई वो सलूक नहीं होना चाहिए, उस लेवल पर कोई वो बात होती है। अब होता क्या है, किसी चीज़ का दो पहलू होते हैं। देखिए पेशावर में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें खुद मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे, और वो उसमें एक थोड़ी सी गुफ्त शनीद हुई उनके पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान में, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी थे और अली अमीन गंडापुर भी थे। तो उसके दो वर्जन हो सकते हैं, लेकिन दो वर्जन के लिए गए। एक तो ये था कि पीटीआई बहुत देर से दरवाज़ा बजा रही थी। अब उनको अंदर से आवाज़ आई, कम इन, बातचीत हो सकती है, आ जाइए, देखें क्या क्यों बजा रहे हैं आप दरवाज़ा। एक तो ये वर्जन था। दूसरा वर्जन ये था कि नहीं, अब शायद फौज ने ये समझ लिया कि यार अब कोई इनसे बात करनी चाहिए, इनसे कोई ना कोई नतीजा खेज बात करनी चाहिए ताकि कोई मामला चले, हम मुल्क आगे चले। ये आपस में हम लोग आपस में उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये हो तो हर चीज़ के दो पहलू हो सकते हैं। अगर अमेरिकियों ने मदाखलत की, देखिए अभी पाकिस्तान उनके अमेरिकियों की प्रायोरिटी पे नहीं है, पाकिस्तान अमेरिकियों की प्रायोरिटी पे नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि तारकीन वतन जो है, अमेरिका में रहने वाले तारकीन वतन, उनकी बहुत बड़ी तादाद इमरान खान की मद्दा है, ये बात माननी पड़ेगी। तो उन लोगों ने जब डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया था इस कैंपेन में, जो इलेक्शन कैंपेन जो हुई थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि आपने ये काम करना है कि इमरान खान के साथ को हमने फैसिलिटेट करना है। तो जाहिर है कि इमरान खान को जानते भी हैं, इमरान खान वो लीडर हैं पाकिस्तान के जिनको वो जानते हैं। तो हो सकता है वो किसी पाकिस्तान में वो किसी और हवाले से कि भाई यहाँ पर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसका ख्याल रखा जाए वगैरह वगैरह करके अगर उनको मैसेज देना होगा तो वो दे देंगे। लेकिन पाकिस्तान उनकी एज सच प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि या तो वो ईरान को हाथ मरोड़ना चाहें, उनका आन ट्विस्टिंग करना चाहें, या वो अफ़गानिस्तान से तो अभी गए हैं, वो अफ़गानिस्तान में क्यों आएंगे, तो पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी पे नहीं होगा। ईरान में वो अभी मुझे नहीं लगता कि वो तो मेरे ख्याल में उसका जो टारगेट होगा ट्रंप साहब का, वो यकीनी तौर पर ये होगा कि वो 4 साल बाद जब अमेरिका की सदारत, क्योंकि अगले दफ़ा तो उनको सदारत नहीं मिलने की, क्योंकि वो एक टर्म कर चुके हैं, 2 टर्म कर सकता है एक बंदा। तो वो ये हो सकता है कि उनके दिमाग में ये हो, मेरे ख्याल में होगा कि वो क्योंकि वो इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया पुरअमन हो जाए, और ये वो चाहते होंगे ज़रूर कि जब मैं यहाँ से सदारत से जाऊँ तो मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए, मुझे नोबेल इनाम मिल जाए, अमन का नोबेल इनाम। वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट होता है किसी भी शख्स का और किसी भी लीडर का, चाहे तो ये तो हो सकता है, और हो सकता है कि वो किसी, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मामलात पे अभी उन्होंने कोई ऐसी शो नहीं किया जिस पे वो लगे कि वो प्रायोरिटी है उनकी पाकिस्तान की। अगर करना चाहेंगे तो पाकिस्तान को यकीनन वो फैसिलिटेट कर सकते हैं इमरान खान को, अगर वो चाहेंगे तो। लेट्स एज्यूम कि अगर ट्रंप साहब जो है जी कोई ऐसी बात कर देते हैं, कोई इशारा कर देते हैं, तो हमारे जो फैसला साज हैं यहाँ पर, क्या उनको ट्रंप साहब की बात मानना पड़ेगी? देखिए कंपल्सन तो नहीं होती किसी के लिए भी, कि अगर आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं मानते जी, हमारी कोर्टें आज़ाद हैं, हमारी कोर्टें खाली, लेकिन होता क्या है कि जब इस तरह का, ये तो आप मान लें कि अमेरिका का सदर जो होता है इस वक्त मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, दुनिया में तो वो सबसे ताकतवर आदमी होता है अमेरिका का सदर। उसके पास बहुत एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका का सदर अकाउंटेबल होता है, होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा पावर्स उसके पास होते हैं। तो और पाकिस्तान माशी तौर पर जिन मुश्किलात का दो चार है, तो पाकिस्तान कोई ऐसा रिस्क नहीं लेगा कि वो अमेरिका को नाराज़ करे। अगर अमेरिकी इस दर्जे आप जैसे कह रहे हैं कि वो दिलचस्पी लेते हैं, तो पाकिस्तान को दाएं बाएं आगे पीछे जमा घटाना करना पड़ेगा ना, तो उसमें पाकिस्तान को वो बात उनकी रखनी पड़ेगी। उसके बावजूद कि पाकिस्तान अपने खुद मुख्तियार मुल्क है, पाकिस्तान नामबान है, लेकिन
ज़ाहिर है कि जब आप किसी के डिपेंडेंट होते हैं, किसी के पर इन्हिसार कर रहे होते हैं, कोई आपकी मदद कर रहा होता है, तो वो और आप समझते हैं कि किसी और चैनल से हमारे स्क्रू टाइट कर सकता है, हमें मुश्किलात में डाल सकता है, तो उनकी बात मानना तो बात माननी पड़ेगी। तो लेकिन अब ये देखना ये होगा कि वो किस दर्जे इंटरेस्ट लेते हैं। ये तो एक है, ऑप्टिमिस्टिक है, यानी तरजीहात डिपेंड करती हैं कि ट्रम्प साहब कितना इंटरेस्ट लेते हैं जी इस मामले में। इस मामले में ये नहीं हो सकता कि उनको आप बिल्कुल आप ये कहें कि जी बिल्कुल हम नज़रअंदाज कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। सऊदी अरब अगर इस मामले में पीछे पड़ जाए, MBS मोहम्मद बिन सलमान अगर कहें कि भाई इमरान खान के साथ मेहरबानी करें, तो ज़ाहिर है उसको ऐसे आप हवा में नहीं उड़ा सकते। ठीक है, ज़ाहिर है कि वो आपकी मदद करें। चलें, वो तो आपने किस्से इतने सारे सुनाई दिए कि हमारी तारीख भरी पड़ी है इस तरह के वाक़े से। चलें सुहेल भाई, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, इसे यहीं क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे किसी टॉपिक पे बात होती है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।